नमस्कार, देश की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। देश की बात में हम आपको दिखाएंगे कैसे नोटबंदी के बाद शुरू हुई मुश्किल से लोगों को नहीं मिल रही निजात। बताएंगे आपको कि आखिर क्यों देश के लिए कैशलेस बनना आसान नहीं होगा। ये भी बताएंगे कि सरकार और विपक्ष के रिश्तों में आई तल्खी का कैसे असर हो सकता है जीएसटी बिल पर। यह भी बताएंगे कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने सभी सदस्यों से क्यों दोहराया कि नोटबंदी पर सरकार की आलोचना ठीक नहीं है। ये भी बताएंगे कि कैसे आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है रेल का सफर। साथ ही बताएंगे कि पाकिस्तान आतंकियों को नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पार करने के लिए क्या कुछ लालच देता है। साथ ही बताएंगे कि चक्रवाती तूफान वर्धा से निपटने की तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या तैयारियां की हैं। ये भी बताएंगे कि चीन ने भारत को फिर कैसे दिया दगा और अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे चीन को फिर घेरा। साथ में और भी बहुत कुछ। 8 नवंबर को देश भर में अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से मुखातिब होते हुए इसका ऐलान किया। हालांकि तब शायद सरकार को भी इस बात का एहसास नहीं था कि नोटबंदी से आगे कितनी मुसीबतें आने वाली हैं। नोटबंदी को करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन हालात में ना तो कोई सुधार दिखाई दे रहा है और ना ही कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। बैंकों के आगे लोगों की भीड़ बरकरार है तो एटीएम कैशलेस होने का रोना रो रहे हैं। सरकारी इंतजाम भी अब तक नाकाफी साबित हुए। ऐसे में आम जनता फिलहाल भगवान भरोसे है। नोटबंदी के 34वें दिन भी देश लाइन में लगा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये कह पाना आसान नहीं है कि नोट बैन के असर से लोग कब तक उबर पाएंगे, क्योंकि एटीएम के सामने लोगों की भीड़ जस की तस बनी हुई है। हालत यह है कि या तो एटीएम में पैसे नहीं हैं और अगर हैं भी तो लोगों की भीड़ के कारण कुछ ही देर में पैसे खत्म हो जा रहे हैं। नए नोटों की किल्लत इस कदर है कि एटीएम में पैसे कई दिन बाद पहुंच रहे हैं। पटेल चौक, आइए पटेल चौक में यहाँ पर पीएनबी का एटीएम हमें दिखा है, जहाँ पर लंबी कतार लगी है। शायद यहाँ पैसे हैं। आइए देखते हैं क्या सूरत हाल है यहाँ पर और लोग क्या कह रहे हैं। ऐसी ही लंबी कतारें हैं जहाँ पर पैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे एटीएम ऐसे हैं जहाँ पर पैसे नहीं हैं। सर, यहाँ पर पैसे हैं आपको? कब से लाइन में खड़े हैं आप? मैं यहाँ पे 11 बजे से खड़ा हूँ जी। बाकी 10 बजे पे पैसे डले हैं। अच्छा। इस वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं, मतलब आम आदमी। 2-3 एटीएम देखे हैं जिसमें थे, लेकिन काफ़ी लंबी क्यू थी इसमें। अच्छा। तो मैं यहाँ पर आया, फिर भी लगना पड़ा यहाँ पे क्योंकि अर्जेंट पैसे की जरूरत थी इस वजह से। और जहाँ पैसे नहीं थे वो भी काफ़ी जगह ही थी, 2-3 जगह थी ऐसी जो मुझे लगा कि वहाँ पैसे नहीं है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी भी जगह थी। तो बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर पैसे नहीं हैं। लोग ऐसे एटीएम्स की तलाश में हैं जहाँ पर पैसे हों और वो कतारों में लगें और वहाँ पे कम से कम पैसे तो निकाल ही सकें। राजीव चौक, ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है और यहाँ पर तमाम एटीएम हैं, तमाम बैंक भी हैं, लेकिन ऐसा सूरत हाल है कि यहाँ पर एटीएम में ताला लगा, शटर लगी हुई है और ये बैंक स्टेट बैंक का एटीएम है। और यहाँ पर और भी आगे एटीएम हम चल के देखेंगे। मैं अपने चालक से कहूँगा कि वो गाड़ी आगे बढ़ाएं। और यूनाइटेड बैंक भी यहाँ पर एटीएम है यूनाइटेड बैंक का, लेकिन वहाँ पर भी भीड़ नहीं है और शटर लगी हुई है, यानी कि ये भी बंद है। इतने सारे एटीएम है जहाँ पैसे नहीं है। एटीएम तो सर बहुत है लेकिन पैसे किसी में नहीं है। अच्छा। एटीएम तो बहुत सारा है लेकिन पैसे किसी में नहीं है। यही है इसी में पैसे रहता है। मेरे को पूरा छान लिया मैंने, बस यही मेरे को जगह मिली इसलिए मैं लग गया लाइन में। अच्छा, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अब ये ऑटो चलाते हैं और इनको पूरा जायजा इन्होंने लिया है। ये बता रहे हैं कि बहुत सारे एटीएम इन्होंने देखे, उनमें से सिर्फ यही एटीएम उन्हें मिला जहां पर पैसे हैं और वो इसी उम्मीद में कतार में खड़े हो गए हैं कि पैसे यहाँ सर वो निकाल पाएंगे। अगर ये हालत देश की राजधानी दिल्ली की है तो इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि देश के दूसरे हिस्सों में स्थिति कैसी होगी। दूर दराज के इलाकों और गांव की तो बात ही दूर है। अंबुज पांडे, एपीएन, दिल्ली। नोटबंदी का 34वां दिन और देश भर में कैश की किल्लत बरकरार। मुंबई में एटीएम का क्या हाल है, जायजा लिया हमारे संवाददाता दिवाकर ने। बैंक की बंदी का आज तीसरा दिन है। ऐसे में लोगों के पास सिर्फ एटीएम से पैसे निकालने का विकल्प है, लेकिन ज़्यादातर जो एटीएम हैं
वो काम नहीं कर रहे हैं। हम इस वक्त एक एटीएम के सामने हैं। फोर्ट का ये इलाका है, काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है, मेन मुंबई का इलाका है। आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है। हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि रियलिटी से आखिर एटीएम चल रहे हैं, क्योंकि सरकार जो दावे कर रही है कि लोगों को एटीएम से पैसे मिलेंगे, क्या एटीएम से पैसे मिल रहे हैं। हम जो है अंदर घुस रहे हैं, देखिए, और यहाँ पे देखिए साफ साफ जो आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है वो पहले से बंद है। ऐसा माना जा रहा था कि जो एटीएम से पैसे विकल्प हैं, लोग परेशान दिख रहे हैं, लेकिन जो उसके बावजूद जो है तमाम जो एटीएम्स हैं, हमारा जो रियलिटी टेस्ट है उसमें ये पाया है कि जो तमाम एटीएम्स हैं वो बंद मिले हैं। और ऐसे में लोगों की परेशानी है, लोगों के पास कैश की दिक्कत आ रही है, क्योंकि एटीएम बंद होने के चलते जो है लोगों को कैश नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बैंक की बंदी है। बैंक की बंदी के चलते लोग बैंक भी नहीं जा सकते हैं। पिछले 3 दिनों से बैंक जो है वो बंद है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये समस्या है एटीएम से चलते, जो सरकार दावे कर रही थी कि एटीएम में पैसे लोगों को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर एटीएम हमको अभी तक बंद ही मिले हैं। और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, लोगों को परेशानी आ रही है। बैंक के साथ सिक्योरिटी गार्ड हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनसे बात करते हैं। कब से कैश नहीं है यहाँ पे? कल से खत्म हुआ है। अभी तक फिर से कैश नहीं आया है? अभी कल खत्म हो गया है, अभी आने का चांस है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो हमको आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है, मतलब अभी कोई जानकारी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा? कोई जानकारी नहीं है वो। तो जाहिर सी बात है कि जानकारी नहीं है। जो कैश है वो एटीएम में जो है वो 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद फिर से जो कैश है वो आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि छुट्टी का दिन है। तो ऐसे में उम्मीद कम जताई जाती है कि जो कैश है वो लोगों को मिल पाएगा। तो जाहिर सी बात है लोगों को समस्याएं आ रही हैं। नोटबंदी पहले हुई, जिसके चलते लोग लाइन में बैंकों में लगे, लेकिन जब बैंक ही बंद हैं, एक ही विकल्प है एटीएम, लेकिन एटीएम भी ज़्यादातर जो है बंद हैं, उनमें कैश नहीं है, या तो फिर उनमें जो फंक्शन वाली मशीन है नई नोटों को लेकर, वो अभी तक उसमें इंस्टॉल नहीं किया जा पाया है। कैमरामैन अब्बास के साथ दिवाकर सिंह, मुंबई, एपीएन। और इस बीच मोदी सरकार ने नोटबंदी को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अपने वादे के तहत प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि जुगाड़बाजों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और अपने इसी प्रयास को सफल बनाने के लिए अब सरकार ने स्टिंग ऑपरेशन को औजार बनाया है। 8 नवंबर के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शब्द इस्तेमाल किया, नए भ्रष्टाचारी। और इन नए भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का उन्होंने ऐलान भी किया। इस कड़ी में जुगाड़बाजों को चेतावनी देने के साथ ही प्रधानमंत्री ने बैंक में हो रही गड़बड़ियों से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद से बैंकों में हो रही गड़बड़ियों को जांचने के लिए देश के बैंकों की करीब 500 शाखाओं का स्टिंग कराया गया। खबर ये भी है कि वित्त मंत्रालय में स्टिंग ऑपरेशन की करीब 400 सीडी पहुंच भी चुकी है। इन बैंकों में निजी और सरकारी दोनों ही बैंक की शाखाएं शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक बैंकों में हुई गड़बड़ी की जांच जारी है। नोटबंदी के संकट से निपटने के बाद सरकार इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। फिलहाल ये कार्रवाई फरवरी और मार्च तक के लिए टाल दी गई है, ताकि अभी कामकाज पर कोई असर न पड़े। स्टिंग ऑपरेशन में मेट्रो शहरों के अलावा छोटे शहरों के बैंकों की शाखाएं भी शामिल हैं। 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की घोषणा के बाद से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर सरकार ने रोक लगा दी थी। देश की अर्थव्यवस्था में 86% 500 और 1000 के नोट शामिल थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से 30 दिसंबर तक नोटबंदी से हो रहे कष्ट को सहने की अपील की है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अगले 15 दिनों में हालात सुधारने की बात कह चुकी है। ऐसे में सरकार कालाबाजारियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख अर्थशास्त्री अरुण कुमार। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, 34 दिन तकरीबन हो चुके हैं नोटबंदी को लगाए हुए। अगर लोगों को हो रही दिक्कतों, मसला जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात जो हो रही है उसको दूसरी वरीयता पर रखा जाए, फ्यूचर इम्पैक्ट को तीसरी वरीयता पर रखा जाता है, तो पहला सवाल ये उठता है कि भाई वापस पैसा, उतना मनी फ्लो होगा कब? जो सरकार जो आंकड़े दे रही है, जिस रफ्तार से नोट छप रहे हैं, कितने वक्त के अंदर जो कैश की जो किल्लत है उसको दूर होने में वक्त लग सकता है?
देखिए, मेरा मानना है कि जो 15 साल में करेंसी प्रिंट की गई थी उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि 2, 3, 4 महीने में प्रिंट कर लें, तो ये तो संभव नहीं है। और आपने देखा कि अभी 20,000 टन जो नोट के जो पेपर है उसके लिए टेंडर फ्लोट किया जा रहा है, विदेश से मंगाया जा रहा है। और इंक है वो अभी 15 दिन पहले ही जो टेंडर की गई है, तो इंक की भी शॉर्टेज है, पेपर की भी शॉर्टेज है। और जो प्रिंटिंग प्रेसेज है अगर उसको हम 3 शिफ्ट में भी चलाएं तो कहा जाता है कि 4 महीना तो लग ही जाएगा, पर शॉर्टेज है उसके चलते हुए 6-8 महीना लग सकता है। और दूसरी बात ये एक बड़ी बात है कि जैसे आपने देखा कि लोगों ने होर्डिंग कर रखी है, जो छोटे नोट हैं उनको दबा लिया है, और बड़े जो 2,000 रुपए के नोट हैं वो चल नहीं रहे हैं, वो वापस बैंकिंग में आ नहीं रहे हैं, या वो किसी जो लोगों ने जो काले धन वाले हैं उन्होंने कॉर्नर कर लिए हैं, तो पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में नहीं आ रहा है, और इसके चलते हुए शॉर्टेज और डबल हो गई है। सर, लेकिन ये संभव कैसे हो पा रहा है? जहां एक तरफ 15.25 लाख करोड़ रुपया जो विड्रॉ कर लिया गया था, वो इस समय एक तरह से शॉर्टेज 20 लाख करोड़ रुपए करीब मानी जा सकती है। तो वो उसको डिमांड को मीट करने में कम से कम 10-12 महीने लग सकते हैं। लेकिन सर, ये संभव कैसे हो पा रहा है जो इतनी बड़ी बड़ी खेप हम नए नोटों की देख पा रहे हैं? एक तरफ मैक्सिमम लिमिट लगाई हुई कि इससे ज्यादा पैसा निकाल नहीं सकते, दूसरी तरफ हमें करोड़ों की तादाद में नोट मिलते हैं, तो ये लूप होल कहां पर नजर आता है? देखिए, ये हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन रहा है, और इसीलिए आपने देखा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इतने ज्यादा हो गए थे। और आपने देखा कि पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, वहाँ पे भी हवाला चल रहा था, जैसे कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक जो हांगकांग से हवाला कर रहा था। उसी तरह आपने देखा HSBC बैंक है, वो जो जूरिक के साथ हवाला कर रहा था, जब वो फावियानी की लिस्ट आई तो पकड़ा गया। तो हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत लीकी है, और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो बैंक के जो गलत लोग हैं वो मिले हुए हैं इन लोगों के साथ, और वो अपना कुछ पेमेंट करके सेटिंग करके और पैसा निकाल ले रहे हैं। इससे पब्लिक के पास जो शॉर्टेज है वो और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है सर, 2 चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण आती हैं, एक नीति और एक इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। तो आप कमी कहाँ मानते हैं? नीति ही गलत रही मौजूदा वक्त में, या इम्प्लीमेंटेशन में ही सिर्फ दिक्कतें हैं? दोनों हैं। देखिए, नीति अपने आप में गलत है, क्योंकि जो आप अगर मान ले कि 2-3 लाख करोड़ रुपया नहीं भी वापस आता तो आप सिर्फ 1% ब्लैक वेल्थ को असर डाल रहे थे, और जो काले धन की अर्थव्यवस्था इस साल जनरेट होगी उसका महज 3.5%। तो कोई बहुत ज्यादा असर काले धन की अर्थव्यवस्था पे नहीं होगा। पर जैसे कि अभी आपने कहा कि लोगों ने जो काले धन वाले हैं उन्होंने जो नए नोट में अपना वो कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि जितना सोचा था उतना भी नहीं हो रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि डिमोनेटाइजेशन से बहुत बड़ा असर काले धन की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि तैयारी नहीं थी, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा अपनी ओपनिंग स्पीच में कि लोगों को अभी पता लग रहा है, कैबिनेट को भी तभी पता लगा, तो कंसल्टेशन नहीं हुआ, प्रिपरेशन नहीं हुई। और जो तैयारी होनी चाहिए थी नोट बदलने की, कि पहले से नोट प्रिंट करके रखने चाहिए थे, बैंकों को तैयार करना चाहिए था, तो वो कहा जाता है कि सीक्रेसी की वजह से नहीं हुआ। पर सवाल ये कि इसमें तो आप काला धन पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो तैयारी तो होती तो आप नोट तो कम से कम बदल लेते ढंग से। आज ये जो लिक्विडिटी का क्राइसिस है वो इस तरह से मैं समझाऊं कि अगर किसी के शरीर से 85% खून निकाल लें और धीरे धीरे 5-5% करके डालें तो वो तो कोलैप्स कर जाएगा। तो जो कैश है वो भी एक तरह से संचार का माध्यम है जिसके थ्रू इनकम्स और ट्रांजैक्शंस होते हैं। और अगर कैश की कमी हो जाए तो ट्रांजैक्शंस रुक जाते हैं, इनकम रुक जाती है, प्रोडक्शन पे असर होता है और उसका फिर अर्थव्यवस्था पे गलत असर पड़ता है। ठीक है, तो क्या सर ये कहना गलत होगा कि हम ऐसी चीज गवर्नमेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रही है जो कि मौजूदा संसाधनों में अनडिलीवरेबल है? जी हाँ, ये मतलब कि अगर तैयारी होती तो आप कर सकते थे ये नोटों को बदलने का काम जो चल रहा है जी। लेकिन ये कहना कि हम काले धन की अर्थव्यवस्था को जो टैकल कर लेंगे, जहाँ पे हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना जो है करप्ट है या क्रीकी है, हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पास क्षमता नहीं है और ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत ज्यादा करप्शन है, तो ये कहे कि मतलब हमारी जो तैयारी है उसमें ये सारी चीजों का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी था। ठीक है सर, बने रहिए सर, हमारे साथ हम लोग आपके पास वापस लौटेंगे। कुछ और सवाल हम लोगों के पास रहेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए और जो लगातार दिक्कतें आ रही डिमोनेटाइजेशन के बाद उस तमाम चीजों को लेकर। कैश की कमी ने जहां लोगों को परेशान कर दिया है तो वहीं जनता अब कैशलेस व्यवस्था के लिए कमर कस रही है। गाजियाबाद में भी ऐसा एक माहौल सामने आया जहां छोटे दुकानदारों ने पेटीएम की सुविधा लेनी शुरू कर दी है। पेटीएम की सुविधा से दुकानदारों के साथ ही अब लोगों को अपने रोजमर्रा के सामान लेने के लिए काफी सुविधा होने लगी। कैश ना होने
और दुकानदारी पर असर पड़ने के बाद से दुकानदार इस कैशलेस विकल्प की ओर बढ़े हैं और स्थानीय लोग और छोटे दुकानदार इस विकल्प से कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। गाजियाबाद के एक देहात में फल और सब्जी के छोटे व्यापारी भी अब पेटीएम की सेवा लेने लगे हैं। पेटीएम की सुविधा से ग्राहक और दुकानदार दोनों काफी संतुष्ट जरूर हैं। इसके इस्तेमाल से खुले पैसों की किल्लत से भी अब छुटकारा मिला है। मैं पहले कैश दे रहा था तो उसमें 2 रुपए की खुले की दिक्कत आ रही थी, तो मैंने पेटीएम से पेमेंट कर दिया और उसमें खुले की भी चिंता खत्म हो गई। फिर आराम से पेमेंट भी हो गया, सिक्योर पेमेंट है एकदम। जबकि उत्तराखंड के हल्द्वानी के गोलापार इलाके का लछमपुर गांव सरकार के कैशलेस इकोनॉमी के सपने को साकार करने की ओर बढ़ चला है। लछमपुर में सभी काम बिना करेंसी के होंगे। अब गांव के हर सदस्य का अपना बैंक खाता होगा और सबके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड होंगे। प्रत्येक खाता इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ा होगा। गांव के हर घर में मौजूद हर स्मार्टफोन में बैंकिंग की सभी सुविधाएं होंगी। एक खास रिपोर्ट। हल्द्वानी से करीब 13 किलोमीटर दूर गोलापार इलाके का लछमपुर गांव में कैशलेस व्यवस्था लागू करने की पहल कर दी गई है। ये पहल की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नोटबंदी से आम लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार का जोर कैशलेस ट्रांजैक्शन पर है। बड़े शहरों के लोग तो नेट बैंकिंग, कार्ड स्वैपिंग, पेटीएम से भुगतान कर अपनी मुश्किलों को कम कर लेते हैं। दिक्कत हो रही है तो ग्रामीणों को। ऐसे में लछमपुर गांव उत्तराखंड के अन्य सीमांत गांवों के लिए नजीर बनेगा। बैंक की तरफ से गांव को कैशलेस बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। 300 परिवार वाले लछमपुर गांव ने कैशलेस होने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। ग्राम सभा ने गांव के सभी लोगों की सूची बैंक ऑफ बड़ौदा को सौंप दी है। बैंक ये चेक कर रहा है कि सूची में शामिल किन लोगों के पास बैंक खाते नहीं है। पूरी जानकारी जुटाने के बाद गांव में शिविर लगाया जाएगा। इसमें गांव के उन लोगों का खाता खोला जाएगा जिनके पहले से बैंक खाते नहीं है। उन लोगों को इंटरनेट बैंकिंग से जोड़ा जाएगा जिनके खाते पहले से खुले हैं। प्रत्येक खाता धारक को एटीएम कार्ड जारी कर स्मार्ट बैंकिंग का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गोलापार क्षेत्र के लछमपुर गांव में छोटी दुकान से लेकर बड़े रिटेल स्टोर पहले से खुले हैं और कुछ नए खुलने जा रहे हैं। गांव में पेट्रोल पंप से लेकर वेटिंग पॉइंट तक गांव में सभी सुविधाएं हैं। बैंक के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा गांव की लगभग हर दुकान और दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को मुफ्त में स्वैप मशीन तो देगा ही, उसे इंस्टॉल करने का शुल्क भी नहीं लगेगा। बैंक अधिकारियों के मुताबिक बैंक ने लछमपुर गांव को गोद लिया है और गांव को 100% डिजिटल बनाने के साथ कैशलेस बनाया जाएगा। हालांकि इसके बाद अन्य गांवों को भी गोद लेकर कैशलेस बनाने का प्रयास किया जाएगा। कि सभी सरकारी बैंकों का प्रयास है कि समाज को, पूरी सोसाइटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस सोसाइटी की ओर बढ़ाएं और उन लोगों को उस बारे में आगे साक्षर भी करें इस एरिया में। तो इसी क्षेत्र की उसमें ये मुहिम शुरू की गई है और हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले एक गांव को, पूरा गांव को अडॉप्ट करके उसमें 100% एलिजिबल लोगों के अकाउंट खोलें और उसके बाद अपनी जो विभिन्न सुविधाएं हैं जो इंटरनेट के माध्यम से दी जा सकती हैं, एटीएम कार्ड के माध्यम से दी जा सकती हैं, वो सारी सुविधाएं उन तक पहुंचाने का प्रयास है। लछमपुर गांव के ग्रामीण भी इस पहल को सराहनीय कदम मान रहे हैं। गांव के जिन ग्रामीणों के खाते बैंक में हैं, वो लोग बैंक कर्मियों के साथ पूरे गांव में घूमकर अन्य ग्रामीणों को कैशलेस बनाने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के जो अधिकारी आए, उन्होंने कैसे ट्रांजैक्शन होता है, कैसे हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैसे हम लेन देन या रेलवे बुकिंग या बुकिंग जो करते हैं सब कैशलेस कैसे हो सकती है, कैसे हमारे आम जिंदगी में कैशलेस प्रणाली से बदलाव आ सकता है, उस बारे में अच्छी जानकारी दी। फोन पे ऐप डाला गया है जिसमें हम मतलब हैंड टू हैंड पे तो नहीं कर सकते बट एटीएम से हम कर सकते हैं कार्ड से, और काफ़ी अच्छा लगा है। हमारे गांव में ये सुविधा सबको, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोग को, सबको एक समान सुविधा दी गई है। देश को कैशलेस बनाने का सपना संजोए प्रधानमंत्री मोदी के सपने को हल्द्वानी में गोलापार इलाके का लछमपुर गांव साकार करने वाला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर लछमपुर गांव उत्तराखंड प्रदेश में पहला कैशलेस गांव बनने की मिसाल पेश करता है तो उत्तराखंड के अन्य गांव भी जल्द कैशलेस बनाने का प्रयास किया जाएगा। भूपेंद्र रावत, एपीएन, हल्द्वानी। लेकिन सरकार का कैशलेस इकोनॉमी पर जोर देना क्या वाकई में संभव हो सकता है? दरअसल ये डगर इतनी आसान नहीं। अब देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बैंक बंद रहने के चलते पिछले 3 दिनों से एटीएम पर भीड़ पहले से कहीं ज्यादा टूटी है। बहुत कम एटीएम कैश से लेस होते हैं, जो होते भी हैं उनका कैश भी देखते ही देखते खत्म हो जाता है।
दिक्कत ये भी है कि कैश वाले एटीएम भी खूब हैंग हो रहे हैं या फिर इनका सर्वर ही डाउन हो जाता है। हैरानी ये है कि नोटबंदी के दिनों में भी एटीएम पर कोई टेक्नीशियन नहीं होता, जिससे कई बार कैश होने के बावजूद इससे कैश नहीं निकाला जा सकता। तो क्या यही कैशलेस इंडिया की तैयारी है? आखिर कैशलेस सिस्टम भी तो चलेगा दुरुस्त तकनीक और नेटवर्क के सहारे। इसका आलम तो रविवार को बहराइच में फोन के जरिए प्रधानमंत्री के संबोधन में भी देखने को मिला, जहां फोन से आई नोटबंदी के प्रधानमंत्री के मकसद को समझने के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें सपा और बसपा वाले एक ही भाषा बोलते हो। पहली बार एक काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ सपा दोनों एक। यानी सरकार डिजिटल और मोबाइल तकनीक के सहारे कैशलेस इकोनॉमी को हासिल करने की बात तब कर रही है जब फोन पर प्रधानमंत्री का भाषण भी लोगों के सामने सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। कार्ड के जरिए लेन देन में ट्रांजैक्शन चार्ज भी एक रोड़ा माना जा रहा है। नोटबंदी के बाद भले ही कई बैंकों ने क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज को 31 दिसंबर तक के लिए हटा दिया है, लेकिन इस छूट को लंबे समय तक जारी रखना उनके लिए मुमकिन नहीं है। करीब 2% का ट्रांजैक्शन चार्ज वो रकम है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में व्यापारी बैंक को देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस कदर कैश आधारित है, इसका अंदाजा शिमला में टूरिज्म और सिलीगुड़ी में चाय बागान के सोनेपन से लगाया जा सकता है। एक्चुअली में नवंबर में दिसंबर में यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट होता था, लेकिन ये 500 और 1000 रुपए के जो नोट बंद हुए हैं उसकी वजह से जो है टूरिस्ट नहीं आ पा रहा है। अभी आप देखिए हम जो है मतलब दिन का टाइम है और यहाँ से बंद करके जा रहे हैं। याक वाले, घोड़े वाले या कोई ढाबे वाले कोई भी है या फोटोग्राफी कोई करता है, तो वो सब किसी का भी काम नहीं है यहाँ पे। সমস্যাটা আমরা বুঝতে পারছি না কি হয়েছে। ম্যানেজাররা কেন বন্ধ করে চলে গেছে, ইলিগাল নোটিশও দেয়নি, ম্যানেজাররা এখান থেকে পালিয়ে গেছে, কেউ নেই, ম্যানেজার নেই, স্টাফ নেই। আমরা কাজ করতে আসছি কিন্তু দেখছি কেউ নেই। बीबीसी के एक सर्वे के मुताबिक भारत में मोबाइल आधारित लेन देन सिर्फ बड़े शहरों तक सिमटा है। छोटे शहर के कारोबारी इसको लेकर उत्साहित नहीं। साफ है कैशलेस की डगर कहीं से आसान नहीं दिख रही। एक बिजनेस अखबार का सर्वे कहता है कि देश के 60% लोग नहीं मानते कि भारत नकद आधारित अर्थव्यवस्था से मुक्त होने के लिए तैयार है। साफ है कैशलेस की डगर कहीं से आसान नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो नोटबंदी के बाद सरकार और विपक्ष के रिश्तों में आई तल्खी की छाया नई कर प्रणाली यानी जीएसटी पर भी पड़ सकती है। जीएसटी के अगले साल 1 अप्रैल से लागू किए जाने की संभावना मुश्किल दिख रही है। जीएसटी काउंसिल की रविवार को हुई बैठक में जीएसटी व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच कोई चर्चा नहीं हो सकी। इस वजह से 2 दिन की बैठक रविवार को 1 दिन में ही खत्म कर दी गई। अब इस जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अब 22 और 23 दिसंबर को होगी। तो वहीं केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि नोटबंदी से राज्यों का भरोसा डगमगाया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रपोज्ड जीएसटी ड्राफ्ट के क्लॉज पर चर्चा हो पाई, लेकिन डुअल कंट्रोल यानी दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर बात ही नहीं हो पाई। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीटिंग के बाद जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से लागू करने के लक्ष्य के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। तो वहीं केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब ये समय सीमा मुमकिन नहीं लग रही। अब जीएसटी को सितंबर 2017 से लागू किए जाने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ड्राफ्ट बिल में तकरीबन 195 सेक्शन है, इसलिए ये पूरे कानून का कोर बिल है। उन्होंने कहा कि हमने 99 सेक्शन पर चर्चा की और अभी कुछ क्लॉज को फिर से ड्राफ्ट करने की जरूरत है। आने वाले दिनों में इसमें संशोधन कर लेंगे। उम्मीद है कि अगली बैठक में विधेयक से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी। देखिए, 1 अप्रैल को सरकार ही तैयार नहीं है। इसमें भारत सरकार भले किसी पर दोष मढ़े। आपको मालूम था जब ये बिल पास हुआ कि 1 अप्रैल से करना है, इसकी रोज मीटिंगें होनी चाहिए थी। इतना बड़ा आप बदलाव ला रहे हैं, उसके लिए 2 या 3 मीटिंग कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि भारत सरकार की तरफ से तैयारी नहीं हुई है। मैं आशा करूंगा कि इतना बड़ा कदम आया है, ये कांग्रेस का लाया हुआ बिल था। हम लोग जानते हैं कि देश के हित में होगा, व्यापार के और
उद्योग के हित में होगा, आर्थिक व्यवस्था के हित में होगा। इसको जल्दी से जल्दी इसको क्रियान्वित करें। इस बीच केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि नोटबंदी से राज्यों का भरोसा डगमगाया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल की समय सीमा का अब कोई मायने नहीं, जीएसटी को सितंबर तक ही लागू किया जा सकेगा। तमिलनाडु ने भी 1 अप्रैल 2017 की सीमा को असंभव बताया। इससे पहले पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने भी अगले साल 1 अप्रैल से लागू किए जाने पर असमर्थता जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। एक नजर डालते हैं कि आखिरकार क्या है जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर। जीएसटी विधेयक को संसद की मंजूरी मिल चुकी है। विभिन्न सामान और सेवाओं के लिए देश को एक बाजार बनाने वाले जीएसटी में कई करें मिला दी जाएंगी। इनकी जगह सिर्फ 3 तरह के टैक्स होंगे। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी सीजीएसटी में केंद्र सरकार की ओर से लगाए जाने वाले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स के साथ कई तरह के सरचार्ज और सेस मिल जाएंगे। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी एसजीएसटी राज्य सरकारों की ओर से लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट, ऑक्ट्रॉय व एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी पर लगने वाले टैक्स और तमाम सेस और सरचार्ज मिल जाएंगे। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी आईजीएसटी में 2 राज्यों के बीच होने वाले कारोबार पर टैक्स लगेगा। शराब पूरी तरह से जीएसटी से बाहर रहेगी, यानी इस पर टैक्स लगाने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र होंगी। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और रसोई गैस भी फिलहाल जीएसटी से बाहर है, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पर टैक्स लगा सकेंगे। जीएसटी आने के बाद टैक्स का ढांचा पारदर्शी होगा और असमानता नहीं होगी। काफी हद तक टैक्स विवाद कम होने की उम्मीद है। जीएसटी परिषद की बैठक में 6, 12, 18 और 26% के 4 सत्रीय कर ढांचे को मंजूरी दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने सोने पर 4% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव किया है। इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए अनाज समेत आवश्यक उपभोग की कई वस्तुओं को टैक्स से मुक्त रखा गया है। उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक में शामिल तमाम वस्तुओं में से करीब 50% वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगेगा। सबसे ऊंची 28% की दर उन वस्तुओं पर लागू होगी जिनमें वर्तमान में उत्पाद शुल्क और वैट सहित कुल 30-31% की दर से कर लगता है। इनमें लग्जरी कारें, तंबाकू पर ऊंची दर के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा उपकर तथा राज्यों को राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए नया उपकर लगाया जाएगा। जीएसटी लागू होने से पहले साल राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 50,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। प्रोफेसर अरुण कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जीएसटी के बारे में चर्चा से पहले जो कैशलेस इकोनॉमी का जो फंडा सरकार प्रोजेक्ट यानी कोशिश कर रही है उसकी मैं बात करना चाहूंगा। इसके लिए 3 चीज जरूरी हैं: मोबाइल बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेट फैसिलिटी और कनेक्टिविटी। क्या हमारा आंतरिक ढांचा इतना मजबूत है या तीनों चीजें इतनी मजबूत हैं कि कैशलेस इकोनॉमी को हम इंप्लीमेंट कर सकें, अडॉप्ट कर सकें? देखिए, कैशलेस इकोनॉमी के बारे में तो बात करना अभी सही नहीं होगा। अभी तो हम लेस कैश इकोनॉमी के बारे में बात करें, जहां पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेटीएम यूज़ करें या ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें। क्योंकि अभी जैसे आपने सही कहा कि अभी हमारा ढांचा उस तरह का नहीं है। और अगर आप अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था को देखें जहां पे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड 50 साल से इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट बैंकिंग और जो मोबाइल टेलीफोनी काफ़ी जो स्प्रेड हो गई है पिछले 20 साल से, तो वहाँ पे भी अभी कैश का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। और बाकी और एडवांस इकोनॉमी देखें, जापान वगैरह, तो वहाँ पे भी है। और यहाँ तो हमारे यहाँ लिटरेसी भी नहीं है, लोग जानते नहीं हैं, लोग घबराते हैं। आप कभी कभी एटीएम में जाते हैं तो कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है, कोई गरीब आ जाता है, बोलता मेरे लिए पैसे निकाल दीजिए, क्योंकि उसको घबराहट होती है। फिर जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ कनेक्टिविटी या कॉल ड्रॉप हो जाता है। अगर कॉल ड्रॉप हो जाएगा तो आप कैसे अपना मोबाइल फोन यूज करेंगे? अगर इंटरनेट डाउन होगा, जहाँ पे कि बिजली 1-2 घंटे के दिन में आती है, तो वहां पे कैसे आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन का इस्तेमाल करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो जो लिटरेसी, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, इसकी जो कमी है वो जुड़ी हुई है हमारी शिक्षा की कमजोरी के साथ, कि लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हमें शिक्षा को भी बढ़ाना चाहिए। और अगर हमारे पास इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो जाए, तब हमें लेस कैश इकोनॉमी के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि कैशलेस तो कभी होने वाला नहीं है। कैश लोग रखते ही हैं। सर, अगर हम लोग लेस कैश इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जो है, अगर दोनों को अलग अलग भी देखा जाए तो एक सर्वे के मुताबिक
ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 13% आबादी जो है वो इंटरनेट यूज कर पाती है, 70% में से जो कि मोबाइल यूजर्स हैं, और शहरी क्षेत्र में यही इंटरनेट यूजर की जो तादाद है वो तकरीबन 42% है। तो बहुत कम, आधे से भी कम दोनों जगह पर हमारे पास ऐसी आबादी जो कि इंटरनेट फ्रेंडली है। तो कैसे फिर बाकी लोगों को हम लोग मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे? देखिए, उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत जरूरत है। आपको मतलब लोगों को लिटरेट बनाने के लिए कैंपेन करना पड़ेगा और इंसेंटिव देना पड़ेगा, जैसे कि सरकार इंसेंटिव अभी देने की कोशिश कर रही है, जिससे कि लोग शिफ्ट करें इन तरह के प्लेटफॉर्म्स पे। और जो मोबाइल टेलीफोनी है उसको सिंप्लीफाई करके, कि मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप स्मार्ट टेलीफोन हो तभी आप वो कर सकते हैं, ऑर्डिनरी टेलीफोन के प्लेटफॉर्म पे भी आपको बनाना पड़ेगा जिससे कि गरीब आदमी पे उस पे जाए। लेकिन मेरा मानना है जो असंगठित क्षेत्र है हमारा, जहाँ पे 94% एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे आमदनी बहुत कम है, उनके लिए शिफ्ट करना बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि उनको छोटी छोटी जरूरतें होती हैं। और देखिए, बैंकिंग सिस्टम जो हमारा है वो इतने छोटे छोटे अकाउंट से डील नहीं कर पाता। जैसे कि कहा जाता है कि हर जनधन योजना के अकाउंट पे बैंक का 1500 रुपए लगा, तो नहीं आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपने 20 करोड़ अकाउंट खोले तो कितना हजारों करोड़ का, दसियों हजार करोड़ रुपए का खर्चा हो गया बैंकों का। तो पब्लिक सेक्टर बैंक तो कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक वो नहीं करेंगे। तो मेरा मानना है कि जो गरीब आदमी है उसके अकाउंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, वहां पे उनको ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जो गरीब है, असंगठित क्षेत्र का है, वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अभी इसकी तरफ नहीं मूव कर सकता। यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने में भी काफी वक्त लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हम तक जुड़ने के लिए और बेहतर इंसाइट्स इस पूरे मामले पर देने के लिए। उधर देश में नोटबंदी पर जहां विपक्षी राजनीतिक दल नरेंद्र मोदी सरकार को संसद से लेकर सड़क तक घेरने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्वोच्च संस्था ने कालेधन को सफेद बनाने में कुछ सीए के नाम सामने आने पर अपना मकसद साफ कर दिया। सीए की सर्वोच्च संस्था ICAI की भी नोटबंदी के बाद बयानबाजी के दलदल में कूद पड़ी है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने सोमवार दोपहर 12 बजे अपने सदस्यों को एडवाइजरी जारी कर अपनी वेबसाइट पर दोहराया है कि नोटबंदी के फैसले की आलोचना करने से बचें। साथ ही ये भी साफ किया कि इससे जुड़ा कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है। दरअसल कुछ जगह यह रिपोर्ट आई कि कुछ सीए ने संस्था की इस एडवाइजरी का विरोध किया और कहा कि उनके संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन है। कहा तो ये भी गया कि विरोध के बाद संस्थान ने अपनी एडवाइजरी वापस ले ली, लेकिन ICAI ने साफ कर दिया कि वो अपनी एडवाइजरी पर अभी भी कायम है। संस्था की ओर से जारी सलाह में कहा गया था कि सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि नोटबंदी को लेकर अपने क्लाइंट को राय देने और अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर विचार व्यक्त करने को लेकर सावधान रहें। सलाह के अनुसार सदस्यों को कड़ाई से सूचित किया जाता है कि वो गलत कामों में शामिल ना हो और न ही नोटबंदी को लेकर लेख या हस्ताक्षर के जरिए नकारात्मक बयान दें। शनिवार को जारी एक सलाह में संस्था ने कहा कि वो नोटबंदी पर सरकार के कदम के साथ है। संस्थान ने सरकार के इस कदम को साहसिक बताया और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए काफी सहायक बताया। साथ ही संस्थान ने अपने बयान में कहा कि ये संस्था मानती है कि इससे भ्रष्टाचार के साथ साथ कालेधन को समाप्त करने में मदद मिलेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था ने कहा कि इससे देशद्रोहियों की गतिविधियों पर भी रोक लगेगी और सरहद पार से हो रहे जाली नोटों के कारोबार पर भी रोक लगेगी। संस्था की ओर से जारी सलाहकारी बयान में कहा गया है कि अभी तक 6 सीए के खिलाफ शिकायतें आई हैं, जिनमें से 4 के खिलाफ नोटिस जारी कर सफाई देने को कहा गया है। संस्था ने सभी सदस्यों से कहा है कि ICAI के कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों का पालन करें। संस्था ने बताया कि एक मामले में आयकर आयुक्त पुणे और दूसरे मामले में आयकर आयुक्त अहमदाबाद से जानकारी मांगी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। वैसे नोटबंदी के बाद विपक्ष का हमला झेल रही सरकार अब रेल किराया बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। जी हां, रेल यात्रियों की जेब पर भार पड़ सकता है। रेलवे संसाधन जुटाने के लिए किराए में बढ़ोतरी की तैयारी इस वक्त कर रहा है। दरअसल रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर कई सुरक्षा कार्यों के लिए विशेष राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाने के लिए 1,19,183 करोड़ रुपए आवंटित करने की मांग की थी। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए रेलवे से कहा कि वो किराया बढ़ाकर संसाधन जुटाए। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इस कोष को सिर्फ 25% उपलब्ध कराने की सहमति दी। रेलवे से कहा गया कि वो शेष 75% संसाधन खुद जुटाए। विशेष सुरक्षा कोष के प्रस्ताव के तहत ट्रैक को बेहतर करने और सिग्नल प्रणाली के उन्नयन और मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने और अन्य सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए कोष जुटाने के लिए सुरक्षा उपकरण लगाने की बात थी। एक सूत्र के मुताबिक रेल मंत्रालय फिलहाल किराया बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं है।
क्योंकि यात्रियों की बुकिंग घट रही है तथा AC2 और AC1 के किराए पहले ही काफी ऊंचे हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा राहत पैकेज देने से मना करने के बाद किराए में बढ़ोतरी के अलावा कोई विकल्प नहीं। योजना के मुताबिक स्लीपर, द्वितीय श्रेणी और AC3 के लिए उपकर अधिक होगा, तो वहीं AC2 और AC1 के लिए ये मामूली होगा। रेल किराया बढ़ोतरी पर अभी तक अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। फिलहाल इसके तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देने का बड़ा फैसला किया। इस संबंध में मोदी सरकार ने 24 जून को बाकायदा एक अधिसूचना भी जारी की और नई नीति के अनुसार रक्षा क्षेत्र में FDI 49% तक की छूट दी गई और जहां भी तकनीक आने की संभावना हो वहां पर सरकार के जरिए इस निवेश की सीमा बढ़ाए जाने तक को मंजूरी दी थी। लेकिन चालू वित्त वर्ष में सरकार को रक्षा क्षेत्र में निवेश का एक भी प्रस्ताव नहीं मिला। देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के इतने बड़े फैसले का असर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाल ही में लोकसभा में मृतहरि महताब और सत्यपाल सिंह के सवाल कि क्या पिछले 3 वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि पिछले 2 सालों में FDI नीति को क्रमिक रूप से उदारीकृत किया गया है, चूँकि रक्षा परियोजनाओं में लंबी गर्भाधान अवधि शामिल होती है और परियोजनाओं को अनुमोदन प्राप्त होने व संविदाओं को दिए जाने के बाद निवेश आने में वक्त लगता है, इसलिए FDI का प्रभाव दिखाई देने में काफी समय लगता है। पर्रिकर ने कहा कि साल 2013-14 में यूके से 8.22 लाख अमेरिकी डॉलर की FDI प्राप्त हुई थी। साल 2014-15 में फ्रांस से 0.77 लाख अमेरिकी डॉलर की FDI प्राप्त हुई। साल 2015-2016 में फ्रांस से 0.95 लाख अमेरिकी डॉलर की FDI प्राप्त हुई। चालू वित्त वर्ष में सितंबर 2016 तक कोई FDI प्राप्त नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि 20 जून 2016 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसले के बाद ऐसी घोषणा की गई थी। रक्षा क्षेत्र के लिए उन मामलों में मंजूरी मार्ग से 49% से ऊपर भी FDI की मंजूरी दी गई, जिनसे देश को आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त हो सकती है। सरकार ने आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। रक्षा क्षेत्र में अब तक 49% से ज्यादा FDI के प्रस्ताव पर पहले मामला दर मामला आधार पर मंजूरी मार्ग से किया जा सकता था, बशर्ते उससे देश को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मिल सके। रक्षा क्षेत्र के लिए FDI की सीमा को शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत छोटे हथियारों और अन्य युद्ध सामग्रियों, गोला बारूद आदि बनाने वाले उद्योगों पर भी लागू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और बढ़ते हैं इस वक्त एक और अहम खबर की ओर। चक्रवात वर्दा ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तबाही मचाई। इस चक्रवात में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28,000 से ज्यादा लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा गया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के CM O पनीरसेल्वम से फोन पर बातचीत की और हालात का जायजा लिया। इस आपदा से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में NDRF की 16 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि कुछ टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। चक्रवाती तूफान वर्दा ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दस्तक दी। तूफान के चलते जहां मौतें हुई तो वहीं बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफान ने तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है। चक्रवाती तूफान वर्दा की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वर्दा के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 24-36 घंटे हम तट के आसपास जो है अपनी गतिविधियां ना करें। जो ज़्यादातर लोग जो साधारण मकानों में रहते हैं, तट के पास रहते हैं, उनको दूसरे सेफ जगहों पे पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। बारिश होने के कारण लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग वगैरह हो सकती है। एयरपोर्ट वगैरह को फिलहाल बंद कर दिया गया है। रेल वगैरह का भी कुछ कंट्रोल करने की दृष्टि से उसको रोका गया है। तेज रफ्तार हवाओं के चलने से तटीय इलाकों में भारी तबाही हुई। साइक्लोन वर्दा के चलते हवाई उड़ानों को रोक दिया गया, तो रेल और सड़क यातायात को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। नौसेना और सेना और NDRF को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी के चलते उन्हें फौरन बचाव और राहत कार्य में लगाया जा सके।
वर्धा तूफान की चेतावनी को देखते हुए एनडीआरएफ की टुकड़ियां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पहले से तैनात कर दी गई थीं। 16 टीम्स हमने प्री पोजीशन की थी, 8 आंध्र प्रदेश में और 8 तमिलनाडु में। हमारी स्टैंड बाय टीम्स हैं गुंटूर में और अराकोनम में। एक टीम हमने हैदराबाद में भी रखी है, एक विशाखापट्टनम में, और हमारा एक रीजनल रिस्पांस सेंटर है बेंगलुरु में। वर्धा तूफान के चलते चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम जिलों में भारी बारिश हुई और तेज हवाएं चल रही हैं। प्रभावित इलाकों में सभी स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है। मछुआरों को अगले 2 दिन तक समंदर में न जाने की चेतावनी दी गई है। इसका जो प्रभाव है, इसके साथ साथ हेवी रेन तो हो रहा है। इसका विंड स्पीड जो है अभी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर है। चेन्नई सिटी 92 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड रिकॉर्ड किया है 1330 आवर्स IST पर, और गस्टिनेस पे ये 110 किलोमीटर पर आवर हुआ है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। चक्रवात के चलते तमिलनाडु के उत्तरी और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में भारी बारिश और तेज तूफान की आशंका जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी से उठा वर्धा इस सीजन का तीसरा चक्रवाती तूफान है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की करतूतों के बारे में एक बड़ा खुलासा किया गया है। पाकिस्तान आतंकियों के नियंत्रण रेखा यानी LOC पार करने के लिए हर आतंकवादी को 1 करोड़ रुपए देता है। जानकारी सामने आई है कि POK के एक नेता के जरिए POK में जम्मू कश्मीर अमन फोरम के नेता सरदार रईस इंकलाबी ने जो दावा किया है, उससे भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबे पता चलते हैं। पाकिस्तान सरकार पर रईस का आरोप है कि वो 1 करोड़ रुपए देकर एक आत्मघाती आतंकी तैयार करता है और फिर उसे सीमा पार भेजता है। उन्होंने POK में पाक सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान ये खुलासा किया। किराए के कातलों को तैयार करके एक कातल करोड़ रुपए में आप हम बना के भेजते हैं LOC पर, जो वहाँ पर इंतशार की बुनियादी वजह है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये दहशतगर्दी बंद करो। नाते और मासूम अवाम को मारने का आपको कोई हक नहीं है। रईस के बयान से ये जाहिर है कि भारत को अशांत रखने के लिए वो आतंकियों को कोई भी कीमत देने को तैयार है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से इस तरह की हरकतें करता रहता है। स्टेट फंडिंग तो होती है, फंडिंग ही नहीं होती बल्कि ट्रेनिंग भी होती है स्टेट की। इन लोगों को ICI का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। 1 करोड़ रुपया अब ये बढ़ा के कर दी गई है। इसके मतलब ये है कि इनको नए टेररिस्ट नहीं मिल रहे हैं। जो भी आतंकवादी को हिंदुस्तान में दाखिल किया जाता है, उसको साफ तौर पर नजर आता है कि वो उसकी जिंदगी के कुछ आखिरी घंटे हैं। उसको मोटिवेट किया जाता है पैसे के माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से और जन्नत के लालच के माध्यम से। 28 सितंबर की देर रात POK में पाक के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को चैन नहीं है। वो सीज फायर उल्लंघन के साथ आतंकी घुसपैठ को बढ़ावा देकर भारत को परेशान करने में जुटा हुआ है। रविवार को कठुआ दौर पर गए गृह मंत्री ने पाकिस्तान को उसकी हरकत के लिए सख्त चेतावनी दी। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अभी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं, शायद उस पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के खंड खंड हो जाएं। पाकिस्तान में फौज की कमान संभालने वाला चेहरा बदला है। सेना प्रमुख कमर बाजवा ने अब ISI चीफ को बदल डाला है। रिजवान अख्तर को वक्त से पहले हटाकर अब नवीद मुख्तार को ISI चीफ बनाया गया है। भारत के लिए पाकिस्तान के मंसूबों को पढ़ने की चुनौती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर भारत और इंडोनेशिया आतंकवाद और संगठित अपराध का मिलकर मुकाबला करने पर सहमत हुए। दोनों देशों में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को शीर्ष प्राथमिकता देने पर भी सहमति बनी। भारत दौरे पर आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में सभी मुद्दों पर सहमति बनी है। इंडोनेशिया को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम साझेदार बताया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर भारत और इंडोनेशिया के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत दौरे पर आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से मुलाकात के बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में रक्षा क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग, आतंकवाद से जंग, संगठित अपराध और मानव तस्करी पर नकेल के एजेंडे पर जोर दिया गया। You are the leader of a great nation. As the world's most populous Muslim nation, Indonesia stands for democracy, diversity, pluralism, and social harmony. These are also our values. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के मूल्य समान हैं। हमारा समाज एक जैसा है और हमारी चुनौतियां भी एक जैसी हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में लोकतंत्र, बहुलतावाद और सामाजिक सद्भाव दुनिया के लिए मिसाल है। We agreed to prioritize defense and security cooperation. Our partnership will also extend to combating terrorism, organized crime, drugs and human trafficking. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनका राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया। अक्टूबर 2014 में पदभार संभालने के बाद विडोडो का ये पहला भारत दौरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आइए अब एक नजर डालते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों पर। मोदी सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे, लेकिन आरएसएस से जुड़े आर्थिक विचारक एस गुरुमूर्ति का कहना है कि 2000 के नोट अगले 5 साल में बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने नोटबंदी के चलते होने वाली कैश की कमी से निपटने के लिए इस बड़े नोट को छापने का फैसला लिया था, लेकिन अगले 5 साल में इसे बंद कर दिया जाएगा। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में गुरुमूर्ति ने कहा कि भविष्य में 500 का नोट ही सबसे बड़ी करेंसी होगा। AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने नोटबंदी पर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने नोटबंदी के मुद्दे को जाति और धर्म के साथ जोड़ा है। हैदराबाद में एक रैली के दौरान ओवैसी ने कहा कि नोटबंदी के बाद मुस्लिमों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम बहुल इलाके में लगे ATM में न तो पैसा डाला जा रहा है और न ही बैंक खोले जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में पैसे और सोने की बरामदगी लगातार जारी है। ताजा मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का है, जहां 6 यात्रियों से 16 किलो सोना बरामद किया है। वहीं राजस्थान के जयपुर में इनकम टैक्स को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ के द इंटीग्रल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आयकर ने छापा मारा और 156.59 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। इसके अलावा 1.38 करोड़ रुपए के 2000 के नए नोट भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा बैंक के लॉकर में 2 किलो सोना भी मिला है। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन के बाद एक बयान में कहा कि अम्मा 1996 में उनकी वजह से चुनाव हारी थी। रजनीकांत ने जयललिता की शोक सभा में बोलते हुए कहा कि उन्होंने इस दौरान जयललिता और उनकी सरकार के बारे में लिखा और आलोचना की थी। इसी का नतीजा था कि अम्मा सत्ता में नहीं आ सकी। रजनीकांत ने 1996 में कहा था कि यदि जयललिता की पार्टी चुनकर फिर सत्ता में आई तो भगवान भी तमिलनाडु को नहीं बचा सकता। भारत ने मुंबई टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 36 रन और पारी से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर चुका है। खेल के 5वें दिन इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 195 रन पर ही सिमट गई। टीम इंडिया को पहली पारी में 231 रनों की बढ़त हासिल हुई थी। भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज आर अश्विन रहे, उन्होंने 6 विकेट झटके। वहीं रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट, जयंत यादव और भुवनेश्वर कुमार ने 1-1 विकेट हासिल किया। 2008 के बाद पहली बार भारत ने इंग्लैंड से कोई टेस्ट सीरीज जीती है। उधर केंद्र सरकार के मुताबिक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के संगठन से देश का संघीय राजकाज मजबूत होगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से जुड़े पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि इस सेवा के गठन से देश के अलग अलग हिस्सों से न्यायिक प्रशासन की जानकारी मिलेगी, जिसे पूरे देश में साझा किया जा सकेगा और कानूनों और प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से लागू किए जाने में मदद मिलेगी। कानून मंत्री ने बताया कि कुछ राज्य और हाईकोर्ट अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ राज्य और हाईकोर्ट ने केंद्र के प्रस्ताव में संशोधन की मांग की।
उनके मुताबिक आपत्तियों में कहा गया कि स्थानीय भाषा की जानकारी न होने से न्यायिक सक्षमता पर असर पड़ सकता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बारे में सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की जा रही है ताकि एक तर्कसम्मत नतीजे पर पहुंचा जा सके। और अब एक नजर लीगल टॉप 5 पर। तेलंगाना सरकार ने कृष्णा नदी के जल बंटवारे के मामले में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की कैबिनेट ने इस मामले में बनाई गई कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ये फैसला किया। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी PESO की मंजूरी के बिना एथेनॉल बनाने, भंडारण और धुलाई करने वाली शराब और चीनी मिलों के बारे में केंद्र से रुख साफ करने को कहा है। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने पर्यावरण और पेट्रोलियम मंत्रालय, PESO और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा है कि बिना लाइसेंस के चल रही फैक्ट्रियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने की सोच रही है। एनजीटी ने गैर सरकारी संगठन सेफ की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया। राजस्थान के भरतपुर में एक कांग्रेस विधायक रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने से लोअर कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच गए। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज 16 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेंगे। कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कोर्ट में याचिका डालकर कहा कि लाइन में लगने के बावजूद जब उनकी बारी आई तो बैंक अधिकारी ने कहा कि पैसे खत्म हो चुके हैं। उद्योगपति पवन रुइया को पश्चिम बंगाल की बैरकपुर कोर्ट ने 14 दिन की CID कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने शनिवार को ही उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया था। रुइया को कोलकाता में उनके एक कारखाने में आग लगने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। रुइया को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था। बार बार सम्मन भेजने के बाद भी हाजिर न होने पर पुलिस ने कोर्ट जाकर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट ले लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि अगर पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक को राजी हो जाते हैं और फिर इनमें से कोई भी अपने तलाक से मुकर जाता है तो इसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा। जस्टिस प्रदीप नंद्रा जोग और योगेश खन्ना की बेंच ने कहा कि बिना किसी कारण के या अचानक तलाक की सहमति वापस ले लेने से साथी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के लिए तकनीकी आधार पर लगाई गई रोक हटाने के लिए भारत चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे आतंकवादी घोषित किया जा सके। लेकिन चीन की तरफ से लगातार मसूद अजहर को आतंकी घोषित किए जाने की कोशिश पर अड़ंगा लगाया जा रहा है। चीन की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि चीन की नीति में मसूद अजहर को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया। चीन के विदेश मंत्री जेंग शुइंग ने भारत चीन संबंधों पर जुड़े सवाल में जवाब देते हुए कहा कि मसूद अजहर के मामले में चीन की राय में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि चीन के इस कदम से मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने की भारत की कोशिश को एक बार फिर झटका लग सकता है। उधर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्यापार पर चीन से कोई रियायत नहीं मिलने की स्थिति में वन चाइना नीति की निरंतरता की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया और कहा कि ये कम्युनिस्ट देश उन पर हुक्म नहीं चला सकता। अमेरिका ने 1979 से ही ताइवान पर चीन के रुख का सम्मान किया है, जिसे चीन अपने से अलग हुआ प्रांत मानता है। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन से रियायत नहीं मिलने पर उन्हें यह नजर नहीं आता कि इसे जारी क्यों रखा जाए। ट्रंप ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल से कहा कि वो वन चाइना पॉलिसी पूरी तरह समझता है, लेकिन उनको नहीं मालूम कि यदि अमेरिका व्यापार समेत अन्य चीजें करने के लिए चीन के साथ सौदा नहीं कर पाता है तो वन चाइना पॉलिसी से क्यों बंधा है। उन्होंने कहा कि चीन उत्तर कोरिया मामले में अमेरिका की मदद नहीं कर रहा। वो उत्तर कोरिया के पास है, उसके पास परमाणु हथियार हैं और चीन उस समस्या का हल कर सकता था, लेकिन वो अमेरिका की बिल्कुल मदद नहीं कर रहा। इसलिए वो नहीं चाहते कि चीन अमेरिका पर हुक्म चलाए। ताइवान के राष्ट्रपति से उन्हें बधाई फोन आने पर चीन में नाराजगी के संबंध में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन के साथ बातचीत का बचाव किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और देश की बात के आखिरी पड़ाव में अब बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास की।
देश और दुनिया के इतिहास में 12 दिसंबर के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। साल 1800 वॉशिंगटन डीसी को अमेरिका की राजधानी बनाया गया। साल 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1911 में ही जॉर्ज पंचम और मेरी भारत के सम्राट के रूप में भारत आए। और साल 1964 में प्रसिद्ध हिंदी कवि एवं साहित्यकार मैत्री शरण गुप्त का निधन हुआ। 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा का जल साझा करने के लिए एक समझौता हुआ। साल 1971 में भारतीय संसद द्वारा पूर्व राजाओं को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं रद्द कर दी गई थी। और देश की बात की आखिर में आज बात करते हैं शिवाजी राव गायकवाड़ यानी कि दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की, जिनका जन्मदिन है। रजनीकांत आज शोहरत के जिस मुकाम पर बैठे हैं वहां विरले ही पहुंच पाते हैं। वो उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जिनमें शुरुआत से लेकर शोहरत की बुलंदियों को छूने तक विनम्रता दिखती है। मां की मौत के बाद 4 भाई बहनों में सबसे छोटे रजनीकांत ने परिवार को सहारा देने के लिए कुली का काम शुरू किया था। बाद में ये बेंगलुरु परिवहन सेवा की बसों में कंडक्टर बने, लेकिन अभिनय में दिलचस्पी के चलते 1973 में मद्रास फिल्म संस्थान में उन्होंने दाखिला लिया और अभिनय में डिप्लोमा किया। फिल्मी सफर की शुरुआत निर्देशक के बालाचंदर की फिल्म अपूर्वा रागंगाल से हुई, जिसमें वो खलनायक बने। उसके बाद रजनीकांत ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दिन ब दिन अभिनय के साथ लोकप्रियता के बुलंदियां छूते गए। रजनीकांत ने काफी हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया जो कि हिट रही हैं। आज चलते चलते रजनीकांत के खास पलों के साथ आपको छोड़ जाते हैं।